Welcome student to EduSet Broadcasting Haryana. Myself Bimla Devi, lecturer in Commerce, GGSSS Gangwa Hisar. We are going to study about chapter 9.2. Chapter name is Capital Structure, Meaning and Determinants. Today's topic: meaning of capital structure, debt capital and equity share capital, cost and risk, debt capital and preference share capital, similarities and dissimilarities. Please listen attentively and prepare note whenever needed. So let's begin. Today first topic, मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. इसको हिंदी में कहा जाता है पूंजी ढांचे का अर्थ क्या है. तो पूंजी ढांचे का अभिप्राय दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के आपसी पारस्परिक अनुपात से है. यहाँ पर देखो, दीर्घकालीन वित्त आपका दो प्रकार का होता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन. तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर केवल दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स से जो फाइनेंस लिया जाता है उनका आपसी अनुपात यानी कि उनका आपस का जो रेशो होता है उसी को ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है. अब पूंजी ढांचे का अर्थ स्पष्ट रूप से समझने के लिए इससे मिलते जुलते दो अन्य शब्द हैं जिसको हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने के लिए पूंजीकरण यानी कि कैपिटलाइजेशन और वित्तीय ढांचे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को समझना जरूरी होता है. इन तीन शब्दों का अर्थ समझने से पूर्व हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है. उस जानकारी के बेस पे ही हम इन तीनों शब्दों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे. तो एक कंपनी को अपना व्यवसाय भली प्रकार चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है यानी कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे कुछ नीचे दिए गए हैं सोर्स, उन सोर्सेस से या उन संसाधनों से प्राप्त किया जा सकता है. तो ये सोर्सेस कौन कौन से हैं जिससे कैपिटल रेज की जाती है. फर्स्ट है क्षमता अंश पूंजी यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल. सेकंड है पूर्वाधिकार अंश पूंजी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. थर्ड है बोरोड कैपिटल यानी कि ऋण पूंजी. फोर्थ है संचित लाभ यानी कि रिटेन्ड प्रॉफिट. और फिफ्थ है आपकी करंट लायबिलिटीज यानी कि चालू दायित्व. तो अभी ऊपर जिक्र आया था कि दीर्घकालीन वित्त के स्रोत, तो फर्स्ट टू फोर्थ जो सोर्स हैं वो आपके दीर्घकालीन वित्त के सोर्स है, और जो फिफ्थ चालू दायित्व है ये आपका अल्पकालीन वित्त का स्रोत है. तो इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी सहायता से हम समझते हैं. माना कि एक कंपनी को 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, ठीक है. वो अपनी जो पूंजी की रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से पूरा करती है. उसके पूंजी के स्रोत हैं, समता अंश पूंजी वो लेती है 4,50,000, किसमें से 10 लाख में से. ये दे रखा है, पहले ये देख लेते हैं. पूर्वाधिकार अंश पूंजी उसके पास है 2,25,00,000. ऋण पूंजी बोरोड कैपिटल है 1,12,500. संचित लाभ रिटेन्ड प्रॉफिट है 1,12,500 और चालू दायित्व करंट लायबिलिटी 1 लाख. तो ये जो है टोटल कैपिटल फर्म ने रेज कर रखी है. इस टोटल कैपिटल को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं. क्या कहते हैं? ये जो टोटल कैपिटल फर्म ने रेज कर रखी है, इस टोटल कैपिटल को अगर हम देखें तो इसको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं. और ये स्ट्रक्चर कुछ और नहीं है, जो आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जो होती है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी और अल्पकालीन पूंजी होती है, उन दोनों का जो टोटल होता है वही आपका क्या होता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है. अब आता है कुल पूंजी का परसेंटेज. कुल पूंजी का परसेंटेज देखो,
4,50,000 है समतांश पूंजी, टोटल आपकी कितनी है 10 लाख, तो इसका परसेंटेज 45 आ गया। इसी तरह से इनका हम बाकी का परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों का अनुपात। अब देखो दीर्घकालीन पूंजी के स्रोत कौन से हैं, 1-4, समतांश पूंजी, पूर्वाधिकारंश पूंजी, ऋण पूंजी और संचित लाभ, ये आपके दीर्घकालीन पूंजी है। अगर इसका हम टोटल करते हैं तो इसका टोटल कितना होता है हमारा 9 लाख होता है। ये 9 लाख आपकी क्या है, ये जो 9 लाख रुपए 9 लाख रुपए जो कैपिटल है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी कैपिटलाइजेशन है, इसको पूंजीकरण कहा जाता है। पूंजीकरण किसे कहते हैं, दीर्घकालीन पूंजी के योग को, यानी कि दीर्घकालीन पूंजी यानी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्स से जो कैपिटल रेज की गई है उसका जो टोटल होता है उसको कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। टोटल कितना है 9 लाख रुपीज है, ठीक है। अब अगर इसका आपस में परसेंटेज निकालते हैं, इस लॉन्ग टर्म का अगर हम आपस में परसेंटेज निकालते हैं तो वो परसेंटेज हमारा जो निकलेगा वो परसेंटेज ये निकलेगा। 9 लाख को लेकर निकालना है हमें ये परसेंटेज, तो परसेंटेज इक्विटी का 50% आ गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 25%, बोरोड कैपिटल का 12.5 और रिटेन प्रॉफिट का 12.50 आ गया। यानी कि ये जो है दीर्घकालीन पूंजी या लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स से रेज जो कैपिटल है उसका आपस का अगर रेशियो निकाला जाता है या परसेंटेज निकाला जाता है उसको कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो अब इन तीनों को हम डिटेल से करते हैं, क्योंकि ये जो 3 पॉइंट है आपके, ये इस चैप्टर की जान है, या ये कहते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका अभिप्राय चिट्ठे की दायित्व पक्ष की रचना से है, लाइबिलिटी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से है। इसके अंदर दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों सोर्स इंक्लूड किए जाते हैं, यानी कि इसमें दीर्घकालीन और अल्पकालीन जैसे चालू दायित्व उनको भी शामिल किया जाता है। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग टोटल कितना था 10 लाख, तो 10 लाख हमारा क्या है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। सेकंड आता है कैपिटलाइजेशन, या जिसको हम पूंजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूंजीकरण। इसका अभिप्राय दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों के योग से है, केवल दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों के योग से है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में कितना था 9 लाख रुपए था, जिसमें आपके जो अल्पकालीन पूंजी स्रोत है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। या हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें से अगर अल्पकालीन पूंजी स्रोतों को कम कर दिया जाता है तो उसको कहा जाता है कैपिटलाइजेशन। थर्ड हमारा पॉइंट है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, पूंजी ढांचा। इसका अभिप्राय दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों के आपसी अनुपात से है। कौन से, लॉन्ग टर्म पूंजी के जो सोर्स है उनका आपस में जो परसेंटेज होता है उसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। कैपिटलाइजेशन पूंजीकरण यानी कि कैपिटलाइजेशन एंड पूंजी ढांचा यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है कि जो कैपिटलाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेस का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को ही शो करता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो कैपिटल दिखाई जाती है वो नंबर्स में, जैसे कितनी थी हमारे इसमें 10 लाख रुपए थी, इस कारण से इसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। जबकि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो दीर्घकालीन स्रोत होते हैं उनकी परसेंटेज या रेशियो के अंदर शो किया जाता है, इस कारण इसको
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कहा जाता है, और जो कैपिटलाइजेशन होता है उसको क्वांटिटेटिव, और कैपिटल स्ट्रक्चर को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऋण पूंजी एवं समता अंश पूंजी, लागत एवं जोखिम। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स की कैपिटल है, एक तो है ऋण पूंजी और दूसरी है हमारे पास समता अंश पूंजी। इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे और 2 पॉइंट हम देखेंगे, एक तो लागत के वे से देखेंगे दोनों को, दूसरा जोखिम के वे से देखेंगे कि कौन सी पूंजी लागत वाली ज़्यादा है और कौन सी पूंजी रिस्की ज़्यादा है। तो डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट एंड रिस्क। ऋण पूंजी की लागत समता अंश पूंजी से कम होती है। इसका कारण है कि ऋणदाताओं के द्वारा व्यवसाय में किए गए विनियोग का जो कम जोखिम पूर्ण होना। अब कम जोखिम पूर्ण कैसे है? क्योंकि ऋणदाताओं को ब्याज के भुगतान और पूंजी की वापसी में हमेशा प्राथमिकता रहती है। इस कारण से ऋण पूंजी जो होती है वो कम कॉस्टली होती है। सेकंड, अगर हम देखते हैं दूसरी कैपिटल हमारे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल पर डिविडेंड दिया जाता है। कुछ एक कंपनी फिक्स रेट से डिविडेंड देती है, या ज़्यादातर कंपनियों की कोशिश ये होती है कि जो डिविडेंड की रेट है हर साल इंक्रीज हो, डिक्रीज ना हो, तो डिविडेंड दिया जाता है। तो ये जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो सबसे महंगी है। इसको महंगी कहने के पीछे कारण ये है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप इक्विटी शेयर इशू करोगे तो जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है वो इंक्रीज हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर इंक्रीज होंगे तो कंपनी का जो कंट्रोल है वो कई आंशधारियों में फैल जाएगा। यानी कि पहले मान लेते हैं 1 लाख शेयर होल्डर थे, 1 लाख शेयर और इशू कर दिए तो 1 लाख शेयर होल्डर और हो गए, 2 लाख हो गए। तो इससे कंपनी का कंट्रोल इफेक्ट होता है। और दूसरा, कंपनी पर जो डिविडेंड दिया जाएगा वो पहले 1 लाख शेयर होल्डर को दिया जाता था, अब 2 को दिया जाएगा। तो इस तरह से इसको जो ज़्यादा में बंटेगा तो हो सकता है डिविडेंड कम मिले, तो इस कारण इसको सबसे महंगी कैपिटल कहा जाता है। इसका कारण है कि समता अंशधारियों द्वारा व्यवसाय में किए गए विनियोग का अधिक जोखिम पूर्ण होना, रिस्की होना। समता अंशधारियों को लाभांश व पूंजी की वापसी जो है सबसे बाद में की जाती है। जब कंपनी मान लेते हैं बंद हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो कंपनी की एसेट्स को बेचकर सबसे पहले थर्ड पार्टी को पेमेंट किया जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है, और उसके बाद लास्ट में अगर कुछ बचेगा तो ही इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट की जाएगी। इसी कारण यानी कि बाद में कुछ बचा तो ही इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसी कारण से इसको सबसे ज़्यादा कॉस्टली कैपिटल माना जाता है। अगर कॉस्ट के पॉइंट से हम देखें तो डेब्ट कैपिटल आपकी कम कॉस्टली कैपिटल है। क्यों? क्योंकि कंपनी के समापन पर, और अगर ब्याज के तरीके से देखें तो सबसे पहले पेमेंट जो है थर्ड पार्टी यानी कि डिबेंचर होल्डर होते हैं या जो ऋण देने वाले होते हैं उन्हीं को पेमेंट की जाती है, और इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे बाद में मिलती है। इस कारण से इसको सबसे ज़्यादा कॉस्टली कैपिटल माना जाता है। तो ये पॉइंट था हमारा कॉस्ट के व्यू से। सेकंड हमारा जो है रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करेंगे दोनों कैपिटल को। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऋण पूंजी, बोरोड कैपिटल। ऋण पूंजी व्यवसाय के लिए सर्वाधिक जोखिम पूर्ण पूंजी होती है। अब देखो, जो बोरोड कैपिटल है वो बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ऋणदाता ब्याज और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी अगर पेमेंट उनको नहीं मिलती है या कंपनी उनको टाइम पर पे नहीं करती है, तो वो जो बोरोवर होते हैं, जो ऋणदाता होते हैं, वो कंपनी पर
ब्याज और जो प्रिंसिपल अमाउंट लेने के लिए कोर्ट में जाकर कंपनी के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं, एप्लीकेशन दायर कर सकती है। जबकि जो समता अंशधारी है वो ऐसा नहीं करते, इसीलिए इनसे कंपनी को कोई जोखिम नहीं होता। तो इस पॉइंट से समझ आ गया होगा कि जो ऋण पूंजी होती है वो सर्वाधिक जोखिम पूंजी होती है, यानी कि जो बोरोव्ड कैपिटल है वो रिस्की होती है कंपनी के लिए, और जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो रिस्की नहीं होती कंपनी के लिए। तो ये दोनों कैपिटल हमने स्टडी की है कॉस्ट और रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर दोनों को हम देखें तो डेब्ट कैपिटल जो है वो कॉस्टली यानी कि चीप कैपिटल है, सबसे सस्ती कैपिटल है, और जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो सबसे ज़्यादा महंगी कैपिटल है। रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो आपकी डेब्ट कैपिटल है वो सर्वाधिक जोखिम वाली पूंजी है, और जो समता अंश पूंजी है इक्विटी शेयर कैपिटल है वो आपकी सबसे कम जोखिम वाली पूंजी मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऋण पूंजी एवं पूर्वाधिकार अंश पूंजी, समानता एवं असमानता। अब देखो ये जो ऋण पूंजी है और समता अंश पूंजी है, यहाँ पे पहले वाले में ऋण पूंजी और समता पूंजी के बारे में स्टडी किया था, इसमें हम स्टडी करेंगे आपकी डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूर्वाधिकार अंश पूंजी के बारे में। दो पॉइंट व्यू लेकर हम स्टडी करेंगे, एक तो समानता और दूसरा असमानता। यानी कि इन दोनों में डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिससिमिलरिटीज है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ही कैपिटल के बारे में सिमिलरिटीज देख लेते हैं कि इन दोनों में समानताएं क्या है। नंबर 1, कंपनी को ऋण पूंजी पर निश्चित दर से ब्याज देना होता है और पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर निश्चित दर से भुगतान करना होता है। तो देखो दोनों पर ही, चाहे वो ऋण पूंजी हो चाहे वो पूर्वाधिकार अंश पूंजी हो, दोनों पर ही भुगतान निश्चित दर से करना होता है। ये दोनों ही पूंजी के स्रोत जो है स्थायी पूंजी लागत वाले हैं, इनको फिक्स कॉस्ट कैपिटल कहा जाता है। समता अंश पूंजी, यहाँ पर हम ले रहे हैं समता अंश के बारे में। समता अंश पूंजी पर लाभांश की दर घटती बढ़ती रहती है। घटती बढ़ती कैसी रहती है समता अंश पे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे जो कैपिटल होती है उस पे तो डिविडेंड की रेट फिक्स होती है, बट यहाँ हम इसके साथ साथ इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है उस पे डिविडेंड की जो रेट होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है। कारण, क्योंकि जिस वर्ष कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट होता है कंपनी ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, जिस साल कंपनी के पास कम प्रॉफिट होता है कंपनी कम डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और जिस वर्ष कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता कंपनी डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देती। तो इस कारण से प्रॉफिट जो डिविडेंड जो है प्रॉफिट होने ना होने पर ही निर्भर करता है, इसीलिए इसकी जो रेट है डिविडेंड की समता अंश पूंजी पर घटती बढ़ती रहती है। इसी कारण से इसे परिवर्तनशील पूंजी लागत वाला वित्तीय स्रोत कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि परिवर्तनशील पूंजी लागत वाला लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्स कौन सा है, तो वो है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। और फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कौन सी है, वो है आपकी डेब्ट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेकंड पॉइंट हमारा है, यह दोनों पूंजी स्रोत समता अंश पूंजी से सस्ती हैं। ये दोनों स्रोत मतलब डेब्ट कैपिटल और आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल से सस्ते हैं, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि सस्ते हैं तो क्यों सस्ते हैं। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है असमानताएं, डिसिमिलरिटीज। तो हम डिसिमिलरिटीज किस में करेंगे, डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में करेंगे। कंपनी ऋण पूंजी पर ब्याज का भुगतान करती ही है, चाहे उसे प्रॉफिट हो या लॉस हो। यानी कि कंपनी ने अगर ऋण ले रखा है तो कंपनी को ब्याज का भुगतान करना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो
चाहे कंपनी को लॉस हुआ हो। लेकिन पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर लाभांश का भुगतान केवल पर्याप्त लाभ उपलब्ध होने की स्थिति में ही किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पूर्वाधिकार अंश पर पर्याप्त लाभ, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर ऐसे ले रखे हैं जो कम्युलेटिव है तो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, पर इसमें इतना हो जाता है, अगर कम्युलेटिव है प्रेफरेंस शेयर आपके, जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है तो उस साल का डिविडेंड कम्युलेटिव हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर जब आपको प्रॉफिट होगा तो पहले पिछले साल का आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इस कारण से इसमें इतना सा ही डिफरेंस है कि डेब्ट कैपिटल पे तो आपको चाहे प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कम्युलेटिव नहीं होता। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे अगर आपके कम्युलेटिव है तो आपका जो डिविडेंड है वो कम्युलेटिव होता रहेगा, नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा तो तब डिक्लेयर किया जाएगा। और कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर के अलावा जो अदर टाइप है प्रेफरेंस शेयर के, उनमें कंपनी अगर मान लेते हैं प्रॉफिट है तो ही डिविडेंड देगी, अगर प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी उनको डिविडेंड भी नहीं देगी। सेकंड पॉइंट हमारा है ऋण पूंजी पर ब्याज के भुगतान पर कर लाभ प्राप्त होता है, यानी कि डेब्ट कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उस इंटरेस्ट का कंपनी बेनिफिट लेती है अपने टैक्स में, यानी कि जितना ज़्यादा इंटरेस्ट कंपनी पे करती है उतना ही कंपनी को टैक्स में बेनिफिट होता है। इसका कारण है कर की गणना ब्याज के भुगतान के बाद की जाती है। मान लेते हैं कंपनी को 100 के प्रॉफिट हुआ है, 100,000 प्रॉफिट हुआ है, तो अगर मान लेते हैं कंपनी ने 10,000 इंटरेस्ट दिया है, ये कंपनी का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट हो गया। अगर 10 के कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है तो कंपनी के पास कितना बचा इनकम, 90,000 रुपए बची। तो अब कंपनी जो है 90,000 पे ही जो है टैक्स पे करेगी। टैक्स के कैलकुलेशन 100 के बजाय 90K पे करेगी। तो इस कारण से कंपनी को 10,000 रुपये जितनी कंपनी ने ब्याज दिया है उस पर कंपनी को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, तो वो अपने प्रॉफिट में से कम कर सकती है। अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि ब्याज के भुगतान से कर की राशि में कमी आती है। इसके विपरीत अगर दूसरा पॉइंट हम देखें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखें तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर दिए जाने वाले लाभों से पहले ही कर की गणना हो चुकी होती है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे जो डिविडेंड दिया जाता है वो दिया जाता है आपका इस 90K में से, इसमें से डिविडेंड दिया जाएगा। तो इससे पहले जो है टैक्स की कैलकुलेशन इस पे कर लेते हैं, टैक्स पे कर दिया, जैसे 9K आ गया टैक्स, 81, इस 81,000 में से कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी। तो इस तरह से पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर दिए जाने वाले लाभों से पहले ही कर की गणना हो चुकी होती है, इसलिए इस प्रकार लाभ प्राप्त नहीं होता। यानी कि कंपनी को पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर जो डिविडेंड दिया जाता है उसका कंपनी को टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं होता। यही कारण है कि ऋण पूंजी पूर्वाधिकार अंश पूंजी से सस्ती होती है। अगर इनका आपस में कंपैरिजन करते हैं तब भी ऋण पूंजी पूर्वाधिकार अंश पूंजी से सस्ती होती है। तो दोनों में टैक्स का बेनिफिट किस में मिलता है, ऋण पूंजी पर टैक्स में बेनिफिट कंपनी को मिलता है, पूर्वाधिकार अंश पर जो लाभांश दिया जाता है उस पर कंपनी को टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलता। कंक्लूजन, दोनों स्थायी लागत पूंजी है। अगर इनका प्रतिफल देखें इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों ही कंपनी को पे करने ही होते हैं, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो। तो इस दृष्टि से जब कंपनी को दोनों ही कंपलसरी पे करने हैं, इनके भुगतान के बारे में अनिवार्यता है,
तो इस कारण से इसको कहा जाता है स्थायी लागत वाली पूंजी। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है।